अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रश्न, फोटोवोल्टेइक पदार्थ क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, विद्युत संचालन की दृष्टि से पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है: चालक, अर्धचालक तथा कुचालक। इन पदार्थों में एक चौथा पदार्थ भी खोजा गया है जिसे सुपर कंडक्टर कहा जाता है। सुपर कंडक्टर पदार्थों के वर्ग में कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो दृश्यमान प्रकाश में लाए जाने पर चालक बन जाते हैं। ऐसे पदार्थ फोटो कंडक्टर कहलाते हैं। इस वर्ग में कुछ पदार्थों में से दृश्यमान प्रकाश में लाए जाने पर 2 सतहों के बीच अंतर पैदा हो जाता है। इन्हें फोटोवोल्टेइक पदार्थ कहा जाता है। फोटोवोल्टेइक सामग्री में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फेट, इंडियम एंटीमोनाइड आदि शामिल हैं। इन पदार्थों की फोटो कंडक्टिंग विशेषताएं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के ऊर्जा अंतर से जुड़ी हुई हैं। चूंकि प्रत्येक पदार्थ का ये बैंड निश्चित होता है, इसलिए सौर विकिरण का उपयोग वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए किया जा सकता है। मुख्य फोटोवोल्टेइक सामग्री में कुछ खास प्रकार के पदार्थ अल्प मात्रा में शामिल करने से ऊर्जा में थोड़ी सी वृद्धि करना संभव है। सोलर सेलों व जनरेटरों के निर्माण में यही सिद्धांत कार्य करता है। फोटोवोल्टेइक सामग्री में सिलिकॉन सबसे अधिक प्रचुरता में उपलब्ध है। इसे रेत यानी सैंड से तैयार किया जा सकता है। श्रेष्ठ सोलर सेल एक स्फटिकीय सिलिकॉन से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न, ऊष्मा बजट हीट बजट क्या है? उत्तर, सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली ऊष्मा का लगभग 35% अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। 6% वायुमंडलीय प्रकीर्णन द्वारा, 27% बादलों से परावर्तन द्वारा और 2% भूतल से परावर्तन द्वारा। इसी प्रकार 14% ऊष्मा का अवशोषण जल वाष्प, बादलों, धूलिकणों तथा कुछ स्थायी गैसों के माध्यम से वायुमंडल द्वारा कर लिया जाता है। शेष 51% ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है। 34% प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश से और 17% विस्तृत दिवा प्रकाश से। इस प्रकार सूर्य से विकीर्ण कुल सौर ऊष्मा का 51% पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। वायुमंडल का ऊष्मा बजट सौर ऊष्मा का 48% होता है। वायुमंडल को 14% ऊष्मा सौर विकिरण से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है और 34% पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण द्वारा मिलती है। वायुमंडल और पृथ्वी को सूर्य से जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, उतनी ही ऊष्मा का ह्रास भी होता है, जिससे उनका ऊष्मा संतुलन बना रहता है। पृथ्वी को सौर ऊष्मा का जो 51% प्राप्त होता है, उसमें से 23% भूतल से दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण द्वारा नष्ट हो जाता है। 17% शून्य में वापस चला जाता है। 6% प्रभावी किरण के रूप में वायुमंडल को गर्म करता है और शेष 9% भाग ऊष्मा विक्षोभ तथा संवहन के रूप में चला जाता है। यही पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन है, जिसके अंतर्गत सौर विकिरण द्वारा प्राप्त कुल ऊष्मा और दीर्घ तरंग विकिरण द्वारा नष्ट ऊष्मा की मात्रा बराबर हो जाती है और भूतल पर ऊष्मा संतुलन प्राप्त होता है। प्रश्न, ट्रांसपोंडर्स क्या हैं? इनके क्या उपयोग हैं? उत्तर, उपग्रहों में विभिन्न प्रकार के संकेतों को ग्रहण करने और उन्हें पुनः प्रेषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं। किसी भी उपग्रह में ट्रांसपोंडर्स की संख्या उपग्रहों में लगे बैंड की विड्थ पर निर्भर करती है। आमतौर पर किसी भी उपग्रह में 12 ट्रांसपोंडर होते हैं। अपलिंक ट्रांसमिशन के लिए 3.9 से 6.4 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बैंड वाले ट्रांसपोंडर का प्रयोग किया जाता है, जिसे उपग्रह के माध्यम से 3.7 और 42 गीगाहर्ट्ज के तरंगों में परिवर्तित कर पृथ्वी पर भेजा जाता है। वीडियो के लिए 40 मेगाहर्ट्ज के तरंगों वाली ट्रांसपोंडर का प्रयोग किया जाता है। जिस उपग्रह में 24 ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं, उसका उपयोग केवल प्रत्यावर्ती ध्रुवीय तरंग पोलराइजेशन के लिए होता है और जिस उपग्रह में 12 ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं, उसका उपयोग केवल समानांतर ध्रुवीय तरंगों के लिए होता है। प्रश्न, ई हेरिटेज क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है?
उत्तर, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इसके तहत कंप्यूटर के माध्यम से 3D तस्वीरों को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। वास्तुकला, मूर्तिकला, नाट्यकला, संगीत व साहित्य के विविध आयामों को डिजिटाइज कर कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाएगा। डिजिटल चित्रों से मूर्तियों के कई आयामों को देखा जा सकता है और दूसरे धातुओं को देखा जा सकता है और दूसरे धातुओं अथवा सामग्री से उनकी आकृति भी तैयार की जा सकती है। डेटा सुरक्षित होने से नकली मूर्तियों को पहचाना जा सकेगा और असली मूर्तियों के किसी भी हिस्से के टूट जाने पर उसका वो हिस्सा जोड़ा जा सकेगा। प्रश्न, ट्रांस एम्ब्रियो क्या है और इसके क्या उपयोग हैं? उत्तर, ये एक ऐसी तकनीक है जिससे ऐसे ट्रांसजेनिक जानवरों को तैयार करना संभव होगा जिन्हें रोग नहीं लगेंगे। इसका विकास अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया है। इस तकनीक की विशेष बात यह है कि इससे वैज्ञानिकों को चूहे और मूषक ही नहीं बल्कि सभी स्तनधारी प्रजातियों के बदले हुए जीन वाले जानवर तैयार करने में सहायता मिलेगी। प्रश्न, अंटार्कटिका अनुसंधान से संबंधित अंटार्कटिका संधि क्या है? उत्तर, अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव पहले एक रहस्यमय क्षेत्र था। ये अत्यधिक ठंडा प्रदेश है जिसे खनिज संसाधनों से समृद्ध माना जाता है। इन संसाधनों के उपयोग करने के प्रयास चल रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वालों में सर्वप्रथम श्रेय नॉर्वे निवासी एंडरसन को दिया है। अमेरिकी नौसेना अधिकारी बायर्ड ने 1928 में प्रथम अंटार्कटिका दल एंटार्कटिका एक्सपेडिशन का नेतृत्व किया था। इस अभियान दल के बाद ही यात्राओं, अनुसंधानों तथा व्यापक सर्वेक्षणों का ऐसा दौर प्रारंभ हुआ जो निरंतर जारी है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक खोज की शुरुआत वर्ष 1957-58 में हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष भी था, और तब से विभिन्न देशों द्वारा इस पूरे महादेश और इसके महासागरों का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। महीने के लंबे विचार विमर्श के बाद 1959 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ सहित 12 देशों ने भाग लिया। 14 अनुच्छेदों वाली इस संधि का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अन्वेषणों की स्वतंत्रता है। इस महाद्वीप का शांतिपूर्ण उपयोग करना है। ये संधि 1961 से प्रभाव में है। पृष्ठ संख्या 174।